अगर हम इंजीनियरिंग को बहुत प्रिसाइजली डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली क्या है, नेचर क्या करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। अब वो रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर है, एयर है, थर्मल रिसोर्सेज हैं, सोलर है। जब हम उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं फॉर द गुड लाइफ ऑफ द ह्यूमंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द इंजीनियरिंग। बेसिकली अब उस रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में हमारे पास क्रिएशन भी आ जाती है, इनोवेशन भी आ जाती है। एवरीथिंग कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, सो वी कॉल और वी टर्म इट एज एन इंजीनियरिंग। The second important aspect, what is basically the mechanical engineering. So when we use the resources, अब उनमें से स्पेसिफिकली जब हम वाटर, एयर या फिर सोलर जो कि थर्मोडायनामिक्स या हीट से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब हमारे पास देखें, अब मशीन्स में कौन कौन सी मशीन्स आ जाती हैं, लाइक विंड टरबाइन इज अ मशीन, इसमें हम क्या करें, विंड को कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर, हमारे पास सोलर पैनल्स है, ये फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, इसमें हम क्या करें, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द पावर, सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कोई भी हम पावर में कन्वर्ट करें। इसी तरह हमारे पास वाटर टरबाइंस आ जाती हैं, डिफरेंट मशीन्स आ जाती हैं। सो बेसिकली हम जब भी इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, दिस इज नोन एज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब हमने पर्टिकुलरली हमने इन रिसोर्सेज की बात की है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज बेसिकली द थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स को क्या कहते हैं, हमारे पास यूटिलाइजेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, लाइक वाटर है, सोलर है, हमारे पास विंड एनर्जी है, वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स, फ्यूल्स जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, which we can use for driving the cars, running refrigerators, washing machine, anything that you use, आप देखते हो, यूज करते हो, वो सब हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स। जैसे हीट तक लिमिटेड नहीं है जी, थर्मोडायनामिक्स हीट तक लिमिटेड नहीं होगा। नहीं, मैं इसको बताती हूँ। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का वर्ड जो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड, वन इज द थर्म मीन हीट and dynamics mean movement. So whenever we discuss the movement of heat, we term it as the thermodynamics. अब जब हम movement of heat की बात करते हैं, अब जब हम मूवमेंट ऑफ हीट की बात करते हैं, तो हमारे पास हीट की मूवमेंट के अंदर क्या आ जाता है, बेसिकली दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वन इज द हीट, सेकंड वन इज द वर्क। सो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू द हीट। अब वो हीट को वर्क में, लाइक अभी मैंने एग्जांपल दी, हमारे पास क्या है, विंड एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज आवर कार है, उसके अंदर आप फ्यूल डालते हो, फ्यूल जो है आपको कुछ मोटिव पावर प्रोवाइड करता है, दैट इज द वर्क। सो व्हेनेवर जब भी हम हीट को वर्क या वर्क को हीट की कन्वर्जन की बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इट टर्म्स एज द थर्मोडायनामिक्स। अब हमारे पास आते हैं प्रिमिटिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स जो है, इट बेस्ड ऑन द टू इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वन क्या है, वर्क, एंड सेकंड वन दैट इज द एनर्जी। जब हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू कॉज द चेंज इन कैपेसिटी टू डू द वर्क। अब चेंज या कैपेसिटी टू डू वर्क हम किस तरह बात करते हैं, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अगर हम वैसे फिजिकल टर्म में वर्क की बात करें, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगी और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो तब ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। एक हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई कि द ऑब्जेक्ट हैज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, तो व्हाटएवर, नो मैटर हाउ मच फोर्स यू कैन अप्लाई, वो वर्क डन नहीं होगा। ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे 1000 किलोमीटर की फोर्स अप्लाई करती हूँ, लेकिन जब तक इसमें मूवमेंट नहीं आएगी, तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, जीरो। इसी तरह जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, तो उसमें वर्क डन बेसिकली क्या है, हमारे पास देयर इज द molecular arrangement of the molecule within the object. Whenever there is change in this molecular arrangement, like ये molecule जो है वो यहाँ से distance cover करता है इस point के ऊपर, ये molecule distance cover करता है इस point के ऊपर, it means अब ये force apply किया। So the question is what type of force?
वो फोर्स हमारे पास प्रेशर की हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो इट मींस सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर की फोर्स हो सकती है। तो इट मींस व्हेनेवर वी चेंज द प्रेशर और टेम्परेचर and as a result of change in pressure or temperature there is change in the volume or change in the position of the molecules, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, we will say there is some thermodynamic work। वहां पे हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिक वर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। इट मींस देयर इज चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। जब भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स में चेंज आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, दिस इज नोन एज द वर्क। अभी हमने बात की, अब जब भी वर्क होगा तो एनर्जी की डेफिनेशन देखिए, हमने क्या किया, द एबिलिटी टू डू द वर्क। तो एनर्जी भी बेसिकली क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, और एनर्जी एंड वर्क बोथ आर इंटरचेंजेबल। और जब हम यहाँ वर्क और यही चीज जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि द वर्क डन ऑन मैकेनिकल सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द सिस्टम्स काइनेटिक एनर्जी। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी, अभी मैंने बताया कि जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स तो हो सकती है टेम्परेचर फोर्स हो सकती है, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर हो सकता है वहां पे। सो द इफ द वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ द सिस्टम टाइम्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सिस्टम, and this bypasses the question how the equation of the work and change in kinetic energy accounts for the dissipation। तो हमारे पास बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसको काउंट करती है, वर्क को काउंट करती है। अब वर्क की जब हम बात करते हैं फर्दर, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो सिस्टम के ऊपर वर्क जो है इट कैन बी डन ऑन द सिस्टम और इट कैन बी डन बाय द सिस्टम। लाइक हम सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं और हम सिस्टम से कुछ वर्क ले भी सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोसेस कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम। एग्जांपल है हमारे पास इंजन पिस्टन सिलेंडर असेंबली की, ये कार के इंजन की। तो गाड़ी में क्या है, वी आर गोइंग टू गेट सम वर्क, हम फ्यूल डालते हैं, दैट इज अ वर्किंग फ्यूल। फ्यूल के साथ वहां पे क्या होता है, जब वहां पे कंबस्टन होता है, रिएक्शन होता है, तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ वर्क मिलता है। वो वर्क किस फॉर्म में होता है कि गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है। तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आती हैं कि आइदर हम सिस्टम में वर्क कर रहे हैं या सिस्टम से वर्क ले रहे हैं। इसी तरह सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सिस्टम से एनर्जी हम गेन कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स को हम मोर प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं। हाउ टू obtain energy, how to transfer energy, or how to apply energy from one system to another system। अब लाइक अगर हम बात करें how to obtain energy लाइक आपके पास विंड थी, तो जब तक आप विंड को प्रॉपर्ली किसी मशीन के ऊपर वो उसकी टरबाइन्स के ब्लेड्स के ऊपर फॉल नहीं करेगी प्रॉपर एंगल के ऊपर, तो वर्क डन नहीं हो सकता। तो इट मींस हमारा पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सिस्टम के अंदर कि हमने एनर्जी ऑब्टेन किस तरह करनी है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है कि हमने एनर्जी को ट्रांसफर किस तरह करना है। लाइक एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि विंड टरबाइन के थ्रू। अब जब तक वो हमारी यूटिलिटीज में या घरों में या इंडस्ट्रीज को नहीं हम प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे उसका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेप इज हाउ टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एंड द लास्ट वन हाउ टू अप्लाई एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इट मींस थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा कंप्लीट जो है जो हम बात करते हैं वो किसके अराउंड है, सिस्टम्स की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज द सिस्टम इन द थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि विच सेक्टर हैड द मोस्ट डिमांडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। आइदर आप लोगों के ख्याल में रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, मुझे बताएं रेजिडेंशियल हम क्यों स्किप करते हैं? मैम वो इसलिए कि उस रेजिडेंशियल में हमारा बहुत कम अमाउंट में यूज होती है एज कंपेयर टू कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट या इंडस्ट्रियल। रेजिडेंशियल में हमारे पास एनर्जी की डिमांड क्या है, सीजनल है। लाइक विंटर में डिमांड डिफरेंट है, समर की डिमांड डिफरेंट है, फ्लक्चुएशंस आती हैं डिमांड में। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें, अब हमारे पास अगर रेजिडेंशियल की ही बात करें तो आप देखें समर में भी केवल 24-24 घंटे जो है वो हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं होती, बट वी कैन सर्वाइव, हम सर्वाइव कर सकते हैं। इट मींस रेजिडेंशियल इज नॉट द मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर। सेकंड अब आ जाए कमर्शियल के ऊपर और इंडस्ट्रियल के ऊपर। अगेन कमर्शियल में हमारे पास क्या जाती है, मार्केट्स आ जाती हैं। आपने स्टिल देखा होगा कि मार्केट्स में भी बहुत टाइम पावरफॉल आता है और वो भी सर्वाइव करते हैं।
अब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज के पास इटसेल्फ अपने भी कुछ बैकअप्स होते हैं, लाइक अपने पावर प्लांट्स होते हैं, कहीं अपने स्मॉल स्केल के ऊपर टरबाइन इंस्टॉल किए होते हैं, तो हमारे पास वो भी एक सेपरेट थिंग आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो कैन यू इमेजिन कि एक जेट इंजन या एक एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो कितने लीटर फ्यूल अपने साथ कैरी करता है? अप्रोक्सीमेटली 5000 लीटर फ्यूल जो है वो अपने साथ कैरी करता है। अब अगर इन द मिड वे वहां पे कहीं उसका फ्यूल जो है वो एंड हो जाता है, तो क्या उसके पास चांस है कि वो वापस आए, अपना फ्यूल फिल करे और वापस से जो है अपनी फ्लाइट स्टार्ट करे? दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। सेकेंडली, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को हम पावर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हमारी इंडस्ट्रीज या कमर्शियल सेक्टर रन कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज के पास अपना लेट से पावर प्लांट है, वो उनके पास अपना बैकअप्स भी हैं, वो एक प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या जब तक आप प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लेके आओगे तो क्या आपकी इंडस्ट्री किसी काम की है? डेफिनेटली नॉट। मार्केट से जब तक आगे कंज्यूमर के पास नहीं जाएगी, कमर्शियल से आगे आपकी रेजिडेंशियल या आप लोगों के घरों तक नहीं आएगी, तो क्या वो किसी काम की है? डेफिनेटली नॉट। इट मीन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इस टाइम हमारे पास उसमें पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे पास क्या आ जाता है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें कार्स आ जाती हैं, लोकोमोटिव्स आ जाते हैं, ऑटोमोटिव्स आ जाते हैं, जेट इंजन आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, इन सब चीजें आ जाती हैं, और वो कितने लीटर फ्यूल जो है वो कैरी करती हैं, उस पर हमारी ट्रांसपोर्ट डिटरमाइन करता है कि हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे थे कि व्हाट इज द सिस्टम। हाँ जी, कोई डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है? मैम, जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जिसको जहाँ एनर्जी लॉसेस या अच्छा, अब देखिए सिस्टम को मैं डिस्क्राइब करूंगी विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज अ वाटर बॉटल। अब यहाँ पे इस वाटर बॉटल को देखें, हमारे पास इस वाटर बॉटल में हमारे पास क्या है? आउटर बाउंड्रीज है, इनसाइड वाटर बॉटल देयर इज अ वाटर, उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? कैप रिप्लेस किया। अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम की बात करूं, मुझे कहा जाता है कि आपने इस वाटर बॉटल को एनालिसिस करना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? आई हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। अब मैं यहाँ से देखूंगी कि मैं एनालिसिस किसके ऊपर कर सकती हूँ। मेरे पास एनालिसिस के लिए क्या है? दिस इज द वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है? वाटर आइदर हॉट है या कोल्ड है, उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसमें कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, all these things will can be determined by using the properties of the water. It means हमारे पास वो कंपोनेंट, वो रीजन जिसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, दिस इज नोन एज द सिस्टम। इस सराउंडिंग एरिया होगा जिसको कहा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, तो हमारे पास वो कंपोनेंट है, वो रीजन है ऑन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एनालिसिस, दिस इज नोन एज द सिस्टम। अच्छा, अब सिस्टम जो है इट इज बाउंडेड विद द बाउंड्रीज। अब वो बाउंड्रीज क्या हो सकती हैं? वो बाउंड्रीज रियल हो सकती हैं, इट कैन बी द इमेजिनरी, इट कैन बी फ्लेक्सिबल, can have definite geometrical shape। बाउंड्रीज रियल हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, या फिर उनके कोई प्रॉपर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, आप बस इसी वाटर बॉटल के अंदर वाटर को हमने क्या ले लिया? टेक इट एज अ सिस्टम। अब ये वाटर बॉटल की जो आउटसाइड हमारे पास बॉटल है, दैट इज द बाउंड्री। अब इस केस में मुझे बताओ, बाउंड्री रियल है, इमेजिनरी है, फ्लेक्सिबल है, या ज्योमेट्रिकल शेप है उसकी? फ्लेक्सिबल। बाउंड्री हमारे पास सबसे पहले देखिए रियल है ना, इमेजिनरी बाउंड्रीज तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। बाउंड्रीज जो है रिजिड है, वाटर बॉटल है, रिजिड बाउंड्री है हमारे पास, फ्लेक्सिबल तो नहीं है ना। सेकेंडली, उसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, और सिस्टम जो है उसी ज्योमेट्रिकल शेप को अडॉप्ट कर रहा है। तो हमारे पास हमारे फर्स्ट जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। सेकंड स्टेप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज। आपने ये देखा, आपके सामने शो किया हुआ है कि आप इसी तरह इस डॉटेड लाइन से सिस्टम को ड्रॉ करना है, और ये बाहर जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करिए? दैट इज द बाउंड्री। क्लास क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको?
यस मिस। बाकी सब सो गए? जी मिस क्लियर है। क्लियर है मैम। अच्छा, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर इसी के अंदर मैं सिस्टम को चेंज कर रही हूँ, अब मैं वाटर के अंदर सिस्टम नहीं ले रही हूँ। अच्छा, सेकेंडली अभी कैप भी हमने की कैप की भी बात नहीं की है। अभी हमारे देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अभी हमने कैप की भी बात नहीं की, सिर्फ वाटर का सिस्टम लिया है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि वाटर बॉटल एम्प्टी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कैप भी ओपन है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगी, एयर होगी। तो मेरे पास सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकती है कि हमने इस वाटर बॉटल के आउटसाइड बाउंड्री के ऊपर एनालिसिस करना है। उस केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा। इस केस में बाउंड्रीज नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम बाउंड्रीज मैनेज कर देंगे, इमेजिनरी बाउंड्रीज है उनको अज्यूम करेंगे। इसी तरह मैं सिस्टम किसे ले सकती हूँ, ये जो ऊपर से कितना पोर्शन है, टॉप पोर्शन है जहां पे कैप लगा है, मैं उसको सिस्टम ले सकती हूँ। जब मैं उसको सिस्टम लूंगी तो मैं एनालिसिस करूंगी कितना मैथ सिस्टम इन हो रहा है, कितना मैथ सिस्टम से आउट हो रहा है। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, अगर दिस इज द टायर। अब मुझे बताएं यहाँ पे सिस्टम हमने क्या डिफाइन कर दिया, एयर डिफाइन कर दिया। अब बाउंड्रीज मुझे बताएं, रिजिड है, रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, रिजिड है, आपको फ्लेक्सिबल है या फ्लेक्सिबल तो नहीं है ना, रिजिड बाउंड्रीज है ना, आउटर सरफेस आपको टाइट नजर आ रही है और ये इसकी शेप में डिस्टॉर्शन ही नहीं हो रही, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी और ये मतलब एयर को अगर निकालेंगे तो उसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी। अगर एयर कम और ज्यादा करेंगे तो बाउंड्री चेंज नहीं होगी। फ्लेक्सिबल कैसे समझ, मतलब अगर हम पानी वाटर बॉटल में से पानी निकालते हैं, अब आप फ्लेक्सिबल बाउंड्री, अगर आप यहाँ पे इस टायर की आउटर ट्यूब को अज्यूम नहीं करे, आप एयर को ही बाउंड्री ले रहे हो और एयर की किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, उस केस में मतलब बाउंड्रीज क्या है, इमेजिनरी या फ्लेक्सिबल, कोई रियल बाउंड्रीज नहीं है हमारे पास। बट इस केस में देखें, ये किसी एयर किसके अंदर बाउंड की भी हमने प्रॉपर शेप के अंदर बाउंड की, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो दीज आर द रिजिड। अब रिजिड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जिसकी शेप में डिस्टॉर्शन नहीं आती बाय अप्लाइंग द फोर्स। यहाँ पे इसकी फोर्स अप्लाई करने के साथ टायर की शेप सर्कुलर है और सर्कुलर ही रहेगी, तो इट मींस द बाउंड्रीज आर रिजिड। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक बॉयलर है। अब मुझे बताएं इस केस में हमारे पास सिस्टम क्या होगा, व्हाटएवर द गैस एंड लिक्विड इनसाइड इट। अब यहाँ से हमने ये क्या शो कर दी है, बाउंड्रीज शो कर रही है। बाउंड्रीज के साथ ही देखिए हमें दो एरोस निकाल दी जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ इन हो रहा है और वहां से कुछ फ्लूइड जो है वो आउट हो रहा है। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। यस मिस। So we can define, अच्छा ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैंने आप लोगों को कोई स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं करनी, दिस इज द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द यूनिसेस एंजल। तो अगर आप लोग को साथ साथ लिखना है तो आप लोग साथ साथ लिखते रहे, आप लोगों को कोई स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सो सिस्टम को किस तरह डिफाइन करते हैं, सिस्टम यूनिसेस एंजल, वो बुक जैसे एलएमएस आप लोगों का अपडेट होते हैं, मैं वहां पे उसका लिख दूं। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम यूनिसेस एंजल। So thermodynamic system is essentially a region of space bounded by or with a well-defined boundary. So the boundaries may be real, as in case of the surface, or they could be defined geometrically, they could be rigid, they could be flexible. तो आपके पास ये पहला स्टेप है न्यूमेरिकल का, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द न्यूमेरिकल। आगे जितने भी फॉर्मों में न्यूमेरिकल करोगे वो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर बेस करेंगे। एग्जांपल हमने डिस्कस की। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है सिस्टम बाउंड्री। कहते हैं कि हमारे पास टू सिस्टम है, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है। अब सिस्टम ए की इंटरेक्शन होगी सिस्टम बी के साथ। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, there are two type of interactions possible in thermodynamics. First one is the mass interaction, second one is the energy interaction. हमारे पास किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर हम दो तरह की इंटरेक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द मैस इंटरेक्शन एंड सेकंड वन इज द एनर्जी इंटरेक्शन। अब इन ऑन द बेसिस ऑफ मैस एंड एनर्जी इंटरेक्शन वी विल फर्दर डिफाइन द टाइप्स ऑफ द सिस्टम की हीट और रूम की हीट ने कंट्रीब्यूट किया और इस सिस्टम का टेंपरेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज द एनर्जी इंटरेक्शन। इसी तरह हमारे पास एक सिस्टम है, वाटर बॉटल है, इसके अंदर से मैं कंटीन्यूअसली पानी ऐड करती जा रही हूँ,
तो वो क्या करेंगे, दैट इज द mass interaction. इनिशियली mass की अमाउंट डिफरेंट थी, आप कंटीन्यूअसली वाटर कुछ चीजें इन करते जा रहे हो, तो दैट इज द mass interaction. आपके घरों में गीजर लगे हुए हैं, मुझे बताओ गीजर किसकी एग्जांपल होगी, mass interaction या फिर एनर्जी इंटरेक्शन? और बोथ, क्योंकि वाटर कंटीन्यूअसली इन हो रहा है, कुछ वाटर आउट हो रहा है. सेकेंडली हमारे पास नीचे जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो कंटीन्यूअसली चेंज इन टेंपरेचर भी हो रहा है. और आप लोग इलेक्ट्रिक गीजर की एग्जांपल देखें तो आप लोग कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट टाइम के बाद वाटर जो इलेक्ट्रिक गीजर है वो पानी गर्म पानी प्रोवाइड नहीं करते, फिर आपको 10 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ता है, फिर आपको दोबारा से हॉट वाटर मिलता है. वो ऐसा क्यों है कि उसके अंदर गैस इंफेक्शन की स्पेसिफिक लिमिट है, उसके बाद उससे इंफेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर लिमिट ही नहीं है. एनर्जी इंटरेक्शन में हमारे पास टेंपरेचर कांस्टेंट ही रहना चाहिए, सॉलिड और तो फिर एनर्जी इंफेक्शन कैसे होगा अगर टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, तो फिर एनर्जी इंफेक्शन कितना पॉसिबल है? वैसे वो देखे ना जो हीटिंग कर्व जो हमारा जो होता है सॉलिड और फिर लिक्विड होता है, गैस जो जहां टेंपरेचर कांस्टेंट है सॉलिड प्लस लिक्विड भी तो होता है. टेंपरेचर कांस्टेंट तो हमारा सॉलिड को दैट इज अ फेज चेंज, वो लेटेंट और सेंसिबल हीट की बात करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट जो आप बात कर रहे हैं. तो हमारे पास whenever there is change in temperature तो वहां पे क्या होगा, there is some energy interaction that is possible. यहां तक क्लियर है सबको? हम सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड इंटरेक्शन अक्रॉस द बाउंड्रीज. तो इंटरेक्शन अक्रॉस द बाउंड्रीज मैंने बताया कि दो तरह की इंटरेक्शन है, मैस इंटरेक्शन एंड द एनर्जी. So on the basis of the mass interaction, we have open system and the closed system. Open system को control volume भी कहते हैं. दोबारा से आज हम वाटर बॉटल की एग्जांपल के ऊपर. अब यहाँ पे देखिए, अगर इस सिस्टम का मैं कैप ओपन कर दूं तो फ्लूइड जो है कंटीन्यूअसली इन भी होगा, यहाँ से कुछ फ्लूइड जो है वो आउट भी होगा. तो वो सिस्टम जिसमें कंटीन्यूअसली मैस इन और आउट होता है इज नोन एज द ओपन सिस्टम. और ओपन सिस्टम को हम control volume भी कहते हैं. The system in which there is a continuous movement of mass, some mass can be come inside the bottle or can go outside from the system. This is known as the open system or the control volume. अगर इसी सिस्टम को मैं कैप से बंद कर दूं तो ना तो कुछ मैस इन होगा ना ही आउट होगा, तो दिस इज नोन एज द क्लोज सिस्टम. Closed system के अंदर the mass interaction is zero, but open system there is some mass interaction. The question is क्या energy interaction भी zero होगी या फिर energy interaction possible होगी in case of open or closed system? डिपेंड करेगा कि It depends on the nature. हम energy interaction को यहाँ पे restrict नहीं कर रहे. It can be possible कि open system है और उसको हमें insulate किया हुआ है तो वहाँ पे energy interaction नहीं होगी, but mass interaction होगी. और इट कैन बी पॉसिबल कि हमारे पास क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर मैस इन और आउट नहीं हो रहा, बट देयर इज स्टिल चेंज इन द एनर्जी इंटरेक्शन. तो हमारे पास यहाँ पे जब भी हम ओपन और क्लोज की बात करते हैं तो एनर्जी इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें. सो द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच वी रिस्ट्रिक्ट द मैस इंटरेक्शन एंड एनर्जी इंटरेक्शन, जिसमें हम दोनों मैस और एनर्जी इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दिस इज नोन एज द आइसोलेटेड system. The type of system in which we restrict the mass interaction as well as the energy interaction, this is known as the isolated system. Can anyone give me the example of the isolated system? Exist नहीं करती. 100% आइसोलेशन. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट एक शाम वैक्यूम क्लास. Exactly, it can be. जब आप उसको ऊपर से कैप बंद करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने जो उसके अंदर जो लिक्विड ऐड किया है उसका टेंपरेचर जो है वहां पे वो भी आइसोलेटेड है. आइसोलेटेड. हमारे पास हमने इसको इंसुलेट किया है, इसको वैक्यूम क्लास कहते हैं. इंसुलेशन की वे इसको वैक्यूम क्लास. मैंने इसलिए बात की कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जब हम किसी भी प्रोसेस को बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं जिसमें लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं. हाँ जी, एक शाम बताएं कि आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल दें. मैम किस चीज की क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं क्लियर आ रही. मैं कह रही हूँ
आइसोलेटेड सिस्टम की कुछ एग्जांपल बताएं। अब ये देखिए हमारे पास जब भी अब नेक्स्ट जो हमें थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिस्कस करना है तो वो हम डिस्कस करेंगे इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस रिलेशन। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि टू एंड फ्रो मूव करता है, दिस इज नोन एज द पिस्टन। जिस पोर्शन के अंदर ये पिस्टन मूव करता है दिस इज द सिलेंडर। अब यहाँ पे जैसे आपको ये एक वेल टाइप नजर आ रहा है तो आप अज्यूम कर लें कि हमारे पास ये दिस इज द इनलेट पोर्ट। अब इस इनलेट पोर्ट से फ्यूल और एयर का मिक्सचर कहाँ पे एंटर होते हैं? इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर। इनिशियली जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है तो पिस्टन कहाँ पे होता है? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉटम रेड से। जब पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक पुश की फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन क्या करेगा? ऊपर मूव करेगा। जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो जो भी मॉलिक्यूल इसके रास्ते में आएंगे वो क्या करता जाएगा? कंप्रेस करता जाएगा। हमें पता है कंप्रेशन की वजह से टेंपरेचर इंक्रीज होते हैं क्योंकि प्रेशर एंड टेंपरेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेंपरेचर इंक्रीज होगा, ऊपर यहाँ पे क्या लगा होगा? स्पार्क प्लग लगा होगा। स्पार्क प्लग फायर करेगा, टेंपरेचर ऑलरेडी इंक्रीज हुआ था। स्पार्क प्लग यहाँ पे क्या करेगा? जब फायर करेगा तो कंबस्टन का रिएक्शन होगा। कंबस्टन का रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या जैसे एग्जॉस्ट होता है, ब्लास्ट होता है, इस ब्लास्ट की वजह से चीजों को क्या करते हैं? फोर्स लगाकर अपने से अवे मूव करते हैं। वो पिस्टन को क्या करेगा? अपने से अवे मूव करेगा। पिस्टन वापस कहां पे आ जाएगा? बॉटम के ऊपर आ जाएगा। जब पिस्टन को सिर्फ पुश किए अपने से अवे तो वो क्या करेगा? इसके साथ पीछे जितने भी मैकेनिज्म लगे होंगे पिस्टन उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और फाइनली एनर्जी कहां तक चली जाएगी? बी तक चली जाएगी और गाड़ी जो उसपे मूवमेंट आ जाएगी। So this is the basic system। आगे हम जितने भी एनालिसिस करेंगे इस सिलेंडर असेंबली के ऊपर एनालिसिस आपने क्या करना है। इसी तरह अगर आपका साथ तो आपका ये कितना पोर्शन आपको शो करना होगा। ये सिस्टम आपका टोटल डिजाइन से ये आपका पिस्टन आ जाएगा, ये आउटर सरफेस की क्या आ जाएगी? बाउंड्रीज आ जाएगी। और अगर यहाँ पे इनलेट और आउटलेट शो करना है तो आप ये एरोस के साथ यहाँ पे इनलेट और आउटलेट भी शो कर सकते हैं। So this is a complete description of the thermodynamic system। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यस मैम। मैम ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा या कौन सी टाइप का होगा हमारा पिस्टन सिलेंडर वाला जो है? आपका जो भी आप एनालिसिस करो, लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि वाटर गीजर का एनालिसिस आप करने को कहा जाता है तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली देखो वो इस गीजर की क्या प्रॉपर्टीज है। वो गीजर हम उसको एज ओपन सिस्टम ले सकते हैं, एज क्लोज सिस्टम ले सकते हैं, एज आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। तो आपके पास उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? सॉरी मैम मुझे जी मैम रिपीट कीजिएगा काइंडली, जरा समझ नहीं आया मुझे। हमारे पास सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि हम किस टाइप का मैकेनिज्म वहां पे यूज करें। लेट्स से आपका सिर्फ बॉयलर है, आपको एनालिसिस आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन है कि एक बॉयलर के ऊपर आपको एनालिसिस करना है। उस केस में बॉयलर के केस में आपको क्या लोगे? ओपन सिस्टम लोगे, क्लोज लोगे या आइसोलेटेड लोगे? उसके अंदर जो भी कंडीशंस प्रोवाइड की गई है, अगर तो बॉयलर के आउटर सरफेस को इंसुलेट किया हुआ है और बस मैच इन और आउट हो रहा है तो आप ओपन सिस्टम ले। अगर आउटर सरफेस को इंसुलेट नहीं किया हुआ तो आप उसके आउटर सरफेस को इंसुलेट भी किया हुआ है और मैच की डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है, तो इनसाइड सिस्टम को एनालिसिस करना है तो उसको इंसुलेट आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास सिस्टम की जो कंडीशंस गिवन होंगी उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा सिस्टम जो वहां पे सिलेक्ट करना है। क्लियर है आपको? यस मैम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम को बेसिकली हम किस तरह डिफाइन करते हैं? लेट्स से मेरे पास सिस्टम ए है, इनिशियली के पैरामीटर थे मास है 20 kg, टेंपरेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम है हमारे पास 10 मीटर क्यूब। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट में यहाँ पे जब इंटरेक्शन हुआ इसका तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स चेंज हो गए। मास कांस्टेंट था 20 kg, टेंपरेचर में चेंज आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम हो गया 20 ml। अब हमारे पास ये जो बिहेवियर को हमने क्वांटिफाई किए कि इतना चेंज आए विद द हेल्प ऑफ नंबर, दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम।
So to quantify the behavior of the system is called the state of a system. अब हमारे पास सेकंड स्टेप हमने क्या किया, सिस्टम फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, वी हैव टू डिफाइन द सिस्टम, डिफाइन द बाउंड्रीज, डिफाइन द टाइप ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, स्टेट को डिफाइन करना है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे, वो गैस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेंपरेचर हो सकता है या फिर वॉल्यूम, और उनको हम किस तरह क्वांटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। मास को रिप्रेजेंट करते हैं केजी में या पाउंड फोर्स में, प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं बार में, प्रेशर हमारे पास बार में हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, पास्कल हो सकता है या फिर एटीएम। इसी तरह टेंपरेचर जो है डिग्री सेल्सियस हो सकता है, केल्विन हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, रेंकिन हो सकता है। तो डिफरेंट टेंपरेचर स्केल हो सकते हैं जिनको हम यूटिलाइज। सो दिस इज द वे वी कैन क्वांटिफाई द सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अप्रोचेस टू डिस्क्राइब द सिस्टम। बेसिकली वी हैव टू अप्रोचेस, इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और इट कैन बी द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर हम बात करें एक सिस्टम की, तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, डेटा द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस हमारे पास एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.23 मॉलिक्यूल। इट मींस एक सिस्टम इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। अब सिस्टम के अंदर चेंज कब आएगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे रैंडमली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पोजीशन में चेंज आएगा। जब पोजीशन में चेंज आता है तो उसकी रिस्पेक्ट से उसके अंदर कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। इट मींस अगर आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे पोजीशन की या फिर वेलोसिटी की, तो कितनी इक्वेशन बनेगी, दिस नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी गिवन। ये जो एवोगैड्रो नंबर है, ये तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? हाँ वो होता है ना। जरूरी है कि एक सिस्टम में एक मोल है। हम जब एक यूनिटी की बात करते हैं ना, सिस्टम में स्पेसिफाई करते हैं, तो वो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, जब आप n स्क्वायर साथ में से मल्टीप्लाई करते हो, यानी इसकी सिंपलिफिकेशन। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बन रही है, n नंबर ऑफ इक्वेशंस बन रही है। तो जब आप सिस्टम का एनालिसिस इस तरह परफॉर्म करते हो, तो ईच n नंबर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो वो अप्रोच हमारे पास क्या कहलाता है, दिस अप्रोच इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपके बुक में वर्ड यूज हुआ होगा कॉन्टिनेंट। हम क्या करते हैं, सिस्टम को एज अ होल एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लार्जर बल्क सिस्टम है, और हम उस बल्क के ऊपर एक सिंगल या दो से तीन इक्वेशन के साथ एनालिसिस करते हैं, तो वो अप्रोच हमारे पास क्या कहलाता है, नोन एज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, क्लासिकल। तो हम जो सिस्टम के अंदर अप्रोच यूज करेंगे, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, क्लासिकल। और जो वर्ड यूज होगा वो मैक्रोस्कोपिक, क्लासिक का वर्ड भी आपको मिलेगा, क्वांटिनम का वर्ड आपको मिलेगा। हर जगह पे यूज करेगा तो वी अज्यूम सिस्टम एज अ क्वांटिटी। अब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। बेसिकली वी हैव 6 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। इट कैन बी प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन आती है हमारे पास, डेटा द प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज। प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज को आपने लेट्स से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है, दैट इज द हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहां से आता है, फिजिक्स से आता है। फिजिक्स में डिस्क्राइब करते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो ये सब की सब प्रॉपर्टीज कहां पे डिस्क्राइब होती है, फिजिक्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में डिफाइन होती है। बट हम इनको यूज कहां पे कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड हमारे पास आती है बेसिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब बेसिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें जीरोथ लॉ की, तो जीरोथ लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, लेट्स से वी हैव 2-3 बॉडीज, लेट्स से A, B एंड C। अब हम कहते हैं कि बॉडी A एंड B है सेम टेंपरेचर। अब दोनों बॉडीज का टेंपरेचर सेम कब होगा, व्हेनेवर देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों बॉडीज में इंटरेक्शन हुआ, बॉडी A का टेंपरेचर लेट्स से 10 था, बॉडी B का टेंपरेचर 5 था, दोनों बॉडीज में इंटरेक्शन हुआ, और ड्यू टू द इंटरेक्शन बोथ बॉडीज हैव टेंपरेचर लेट्स से 7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों का इंटरेक्शन हो गया। सो 7 डिग्री सेल्सियस दोनों बॉडीज का मतलब क्या हो गया, टेंपरेचर। इसी तरह बॉडी B और C में इंटरेक्शन हुआ और दोनों बॉडीज का टेंपरेचर जो है वो सेम हो गया। तो जीरोथ लॉ कहता है कि अगर A और B का सेम है, B और C का सेम है, तो
ए और सी का टेम्परेचर भी क्या होगा हमारे पास सेम होगा। तो इट मींस जीरो लॉ कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं? डिफाइन द प्रॉपर्टी दिस इज नोन एज द टेम्परेचर। जीरो लॉ हमारे पास किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं? टेम्परेचर को डिफाइन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइक अगर हमारे पास एनर्जी E है U प्लस W, हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ने कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी? एनर्जी हमारे पास आती है दैट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है सबको? सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का डिस्क्राइब करता है। सेकंड लॉ कहते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम जो है वो कभी भी उसके अंदर देयर आर सम चांसेस कि वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। उस डिस्टरबेंस को या फिर आप इसको मोर स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि सेकंड लॉ डिफाइन करते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है कैन नेवर बी प्रोड्यूस 100% एफिशिएंट। हमारे पास कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता एंड द रीजन बिहाइंड नॉट द 100% एफिशिएंसी इज द एंट्रोपी और द डिस्टरबेंस। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहते हैं एंट्रोपी क्या है? इसका डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्या है? ये रूम में इनिशियली आप सब लोग आराम से बैठे हुए थे, आप समझ लें कि सिस्टम है और आप सिस्टम के क्या हो? मॉलिक्यूल्स हो। मैंने बाहर से क्या कहा कि बाहर कोई मिसहैप हो गया, आप लोगों को बताया जाता है मिसहैप हमने क्या जूम कर लिया कि हमने नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। जब स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी तो प्लीज सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड लॉ हमें कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? एंट्रोपी की प्रॉपर्टी को डिफाइन। क्लियर है पॉइंट सबको? थर्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंट्रोपी, that is the approach not the property. Approach is different कि हम सिस्टम का एनालिसिस किस तरह कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम को एज अ आप यहाँ पे लेट्स से मैं सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम के अंदर मैंने 100 चेयर लगाई, मैं 100 चेयर की पहले एक चेयर उठाती हूँ, चेयर की लेग का, आर्म का, उसकी बैक का, उसकी सीट का एनालिसिस किया। मैंने 100 चेयर के ऊपर ये एनालिसिस परफॉर्म किया सेपरेट। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैंने क्या किया? सिस्टम को एज अ होल एज्यूम किया और एक चेयर का सिंपल एनालिसिस किया। ये चेयर पड़ी है, चेयर की लेंथ ये विड्थ है, दैट्स so this is the microscopic, that is the approach not the property. Third जो type of properties आती है that is the derived properties. Derived properties क्या होती है? It is the sum of the primitive properties plus the basic thermodynamic properties. यहाँ पे आपके सामने enthalpy लिखी हुई है, तो internal energy basically हमारे पास एक होता है enthalpy U plus PV। तो U क्या है? internal energy that comes from the first law. Pressure, volume are the primitive properties that come from the first law. So sum of combination of derived primitive plus basic thermodynamic properties are known as the derived properties. यहाँ तक क्लियर है सबको? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं आगे एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन एक साथ करती हूँ। लेट्स से मेरे पास एक रूम है, अब इस रूम का मैं कहती हूँ टोटल वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। मैंने इस रूम को डिवाइड कर दिया 2 पोर्शन में। एक पोर्शन में मैंने वॉल्यूम रखा है 40 और एक का 70। तो कैन आई राइट V is equal to V1 plus V2? मैंने ठीक लिखा है? अच्छा, ये मैम 40 और 70 100 नहीं होता? अच्छा, अब इसी रूम की बात करें, अगर मैं यही रूम है, इस रूम का मैं टेम्परेचर कहती हूँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब मैंने इस रूम को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, तो कैन आई राइट T is equal to T1 plus T2? मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम। पूरे सिस्टम का क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि टेम्परेचर मैंने रूम को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, अगर टेम्परेचर 30 था रूम का, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एक पोर्शन का टेम्परेचर T1 और एक That's what का temperature change आएगा नॉट पॉसिबल। तो वो प्रॉपर्टीज जिनको हम एज अ एडिटिव प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आर नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जिनको हम एज एन एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं लिख सकते दैट इज नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लाइक हमारे पास कहते हैं डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द मटेरियल इन द सिस्टम, और दीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज। लाइक हम मास को भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं और एनर्जी। बट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट राइट इट एज द T1 plus T2। इसका प्रेशर जो है
इट वी कैन नॉट राइट P is equal to P1 plus P2. हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, these are the intensive properties. इस प्रेशर में तो ऐड नहीं करते, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ऐड होता है। That is something different. वो आगे वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होते हैं वो आप गेट प्रेशर में ऐड करके टोटल प्रेशर फाइंड करते हैं। पर आप इस रूम के अंदर आप क्या यहाँ पे इस रूम को आप डिवाइड करके 5 पोर्शन में, हर पोर्शन का प्रेशर किस तरह फाइंड होता है। ओवरऑल प्रेशर क्या, वो प्रेशर ओवरऑल जितना इस रूम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये वॉल ये रूफ जो है जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इन बीम्स के ऊपर, अब आप उस चारों क्या इस रूम को 4 पोर्शंस में डिवाइड करके अगर वो कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली वो क्या है हमारे पास क्या है प्रेशर जो है इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो हमारे क्वेश्चन डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। मोहम्मद अमार 006 मोहम्मद अमार 006 मैम प्रेजेंट। आपको ये नहीं पता मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जाकर प्रेजेंट कहेंगे। जॉब है बैग भी ले लो। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम मुझे इसका आंसर करना है कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। डेंसिटी ये देखना है कि रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। बताना है कि डेंसिटी इंटेंसिव है यहाँ पे एक्सटेंसिव। लास्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, दैट आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट एक इक्वेशन है, इसके अंदर मास जो है मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो पूरी इक्वेशन जो है वो मास से मल्टीप्लाई होकर लेंथ इक्वेशन बन जाती है। तो हमें इक्वेशन को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं मास के साथ। तो हमारे पास लेट्स से जैसे आ जाता है मीटर क्यूब पर केजी, इसी तरह जूल पर केजी। तो जब भी हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मास के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या जाती है, दैट आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनाने का सिर्फ पर्पस ये है कि हम इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए स्पेसिफिक का टर्म वहां पे क्योंकि मोस्टली हमारे पास पर यूनिट मास की बात हो रही है, जिस वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको?